हेलो स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सत्य हैं और कौन कौन से कथन असत्य हैं। अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। तो यहाँ पे कुछ कथन हमें दिए गए हैं और इनमें से हमें बताना है कि क्या दिया गया कथन सत्य है अथवा असत्य है। अगर सत्य है तो क्यों और असत्य है तो क्यों, इसका हमें कारण भी देना है। तो आइए पहला क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो क्या ये कथन सत्य है? तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। एक बिंदु से होकर, तो सबसे पहले हमने एक बिंदु बनाया, तो इसको थोड़ा रफ में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बिंदु बनाया। अब इसमें लिखा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो हमने एक बिंदु से एक रेखा इस तरीके से खींच दी। तो क्या एक ही खींची जा सकती है? तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हम इसी बिंदु से एक रेखा ऐसे भी खींच सकते हैं, है ना। तो फिर हम एक इस तरीके से भी खींच सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से भी खींच सकते हैं उसी बिंदु से एक रेखा। और तो इस कथन में क्या पूछा गया था कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। क्या ये कथन सत्य है? तो ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि एक बिंदु से हम बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक बिंदु से हम कई सारी रेखाएं खींच सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि कथन क्या है? कथन असत्य है। और क्योंकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, बहुत सारे, जिसकी कोई गिनती ना हो तो हम उसे अनंत कहते हैं, यानी जिसका पता ना हो। क्योंकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। और यहाँ पे हमने ये लिखा, इसके बाद आप चाहें तो ये जो चित्र मैंने अभी समझाया वो चित्र आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे साइड में आप एक बिंदु बना लेंगे और एक बिंदु से आप क्या करेंगे, कुछ रेखाएं इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो एक यहाँ पे हमने बना दी और इसी तरीके से यहाँ पे ऐसी बहुत सारी रेखाएं बना लेते हैं। तो ये चित्र जो है ये भी अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक ही नहीं खींची जा सकती। तो ये कथन पहला असत्य है। तो ये हो गया। इसके बाद दूसरा कथन जो हमें दिया गया है, इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो केवल दूसरा क्वेश्चन ही स्क्रीन पर लेते हैं। हाँ, तो इसको पढ़ लेते हैं सबसे पहले। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। तो दो भिन्न बिंदुओं से, भिन्न का मतलब क्या होता है? अलग अलग। तो यहाँ पे हम रफ में थोड़ा इसको समझ लेते हैं। दो भिन्न बिंदुओं यानी कि अलग अलग दो बिंदु, एक बिंदु और ये दूसरा बिंदु। तो ये हो गए ना दो भिन्न बिंदु। अब दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाले असंख्य, यानी कि यही अनंत शब्द है, इसे हम असंख्य यानी जिसकी कोई गिनती ना हो। तो यहाँ पे कथन कह रहा है कि दो बिंदुओं से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो हम ट्राई करते हैं असंख्य रेखाएं खींचने का। तो हमने दो बिंदुओं पर रखा स्केल और हमने रेखा खींची। ये पहली रेखा हमने खींच दी जिसमें दोनों बिंदु आने चाहिए, तो ये आ गए। अब यहाँ पे अभी ये रेखा नहीं है। अब जब हमने इसमें दोनों दिशाओं में तीर के चिन्ह लगाए तब ये जाके रेखा हुई है। तो दो बिंदुओं से एक रेखा खींच दी हमने। लेकिन कथन के अनुसार असंख्य रेखाएं हैं, तो ऐसा है क्या? तो अगर हम यहाँ से खींचें तो केवल एक बिंदु आएगा, यहाँ से खींचें तो
केवल एक ही ऐसी लाइन होगी जिस पर दो बिंदु आ रहे हैं। अब कोई भी ऐसी लाइन नहीं बन रही है जिस पर दोनों बिंदु आएंगे। कैसे? क्योंकि अगर अब हम यहाँ पे अगर हम खींच देते हैं इस तरीके से, तो क्या होगा? अगर हमने इस तरीके से लाइन खींच दी तो एक बिंदु तो कवर हो गया, लेकिन दूसरा बिंदु कवर नहीं होगा। दूसरा बिंदु कब कवर होगा? जब इसी लाइन को हम, जो लाइन ऐसी बनी हुई है इसको ऐसा कर दें। यानी कि अगर हम स्केल से परिदृश्य में समझें तो अभी ये लाइन ऐसी है तो एक बिंदु से होकर गुजर रही है, लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे रख दें तो ये दो बिंदु से होकर जाएगी। तो केवल ये तो हम कर चुके हैं, तो केवल एक ही रेखा से होकर जाएगी, मतलब एक ही रेखा होगी दोनों बिंदुओं से। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं ऐसा पॉसिबल नहीं है, दो बिंदु से केवल एक ही। और यहाँ पे हमने रेखा की जो परिभाषा पढ़ी थी उसमें भी देखा था कि रेखा की परिभाषा में क्या देखा था कि दो बिंदु, रेखाखंड की परिभाषा होती ही है कि दो बिंदुओं को मिलाने से जो बनता है, उस आकृति बनती है उसे रेखाखंड कहते हैं। और यदि रेखाखंड के दोनों सिरे अनिश्चित कर दिए जाएं तो रेखा बन जाती है। तो ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, लेकिन अभी तो ये कथन आपको लिखना है कि ये भी असत्य है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? कथन असत्य है क्योंकि दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो इस तरीके से हमने इसको भी लिख लिया। आप चाहें तो चित्र भी बना सकते हैं। कैसा बनाओगे? यहाँ पे एक बिंदु रख देना है और यहाँ पे एक बिंदु रख देना है और दोनों को मिला देना है। इस तरीके से हम यहाँ पे मिला देंगे दोनों रेखाओं को, ठीक है। और दोनों तरफ क्या करना है? अब ये रेखा नहीं बनी हुई जब तक हम इनको तीर का चिन्ह नहीं लगाएंगे। अब ये रेखा है, इस तीर का चिन्ह का मतलब आप जानते हैं कि ये दोनों तरफ अनंत है। इसके बाद तीसरा कथन देख लेते हैं। तो तीसरा कथन है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो एक शांत रेखा है, तो रेखा तो वैसे ही होती है, रेखा का साइन हमने देखा ये है, ये रेखा है। क्या है ये? रेखा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कहता है या कथन कहता है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं। इस तीर का चिन्ह का मतलब ही होता है कि इसको आगे तक हम कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, और इस तीर का चिन्ह का मतलब होता है कि इसको आगे तक हम कहीं तक बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? कथन सत्य है। तो ये वाला कथन सत्य हो जाएगा। तो ठीक है, आप इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा कि कैसे कथन सत्य, चित्र बना दीजिएगा। और इसके बाद चौथा जो है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। तो ये बताया गया है। तो दो वृत्त यदि बराबर हैं तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो जैसे आप सभी जानते हैं कि जैसे हम इसको रफ में समझें, नॉर्मली जब हम वृत्त बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? कोई ना कोई त्रिज्या लेकर, है ना। तो कोई त्रिज्या लेंगे और इस तरीके से वृत्त बना देंगे। ये देखिए, यहाँ पे आप कोई भी त्रिज्या लेकर एक वृत्त बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से। तो क्या होगा कि अगर हम इसी त्रिज्या का एक वृत्त और बनाएं, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो ये दोनों बराबर वृत्त होंगे, और जब ये बराबर वृत्त हैं तो वृत्त के केंद्र से, वृत्त का ये केंद्र कहलाता है ये वाला, तो आप लोग ये से जानते होंगे। और ये जो आपको लाइन दिख रही है ये क्या कहलाती है? परिधि। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ बच्चे पहली बार इसे देखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने इसे देखा नहीं है। ये 9th में है क्योंकि परिधि। तो वृत्त के केंद्र से ये जो आपको लाइन दिख रही है ये क्या कहलाती है? परिधि। तो यहाँ भी ये क्या कहलाएगी? परिधि। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है इसे हम त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो यहाँ भी वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होगी? त्रिज्या। तो वैसे जब बराबर वृत्त हैं तो उनकी त्रिज्या बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है बराबर होगी। अभी हमने देखा कि जितनी त्रिज्या लेकर हमने इसे खींचा
और त्रिज्या लेकर मतलब होता है कि जितना हमने ये परकाल फैलाया है, तो जितना हमने परकाल फैलाया है और घुमाया है उतनी ही त्रिज्या लेकर यहाँ भी घुमाया है, तो दोनों वृत्त बराबर हैं और त्रिज्या भी उनकी बराबर है। तो इस तरीके से कथन जो दिया गया है उसको देख लेते हैं। यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी, तो कथन जो है सत्य है। कैसा ही होता है, तो कथन सत्य है। और आप क्या करेंगे, परकाल की सहायता से एक दोनों इसी तरीके के चित्र बना देंगे और यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके बाद बचा है आखिरी क्वेश्चन, तो इसे भी हम यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे दिया गया है आकृति 5.9 में। तो ये देखिए, ये आकृति मैंने बना ली है, अलग से आपकी बुक में भी बनी हुई है। यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ये बोल रहे हैं कि ए बी बराबर पी क्यू है। इसका मतलब है कि जितना ए बी है उतना ही क्या है, पी क्यू है। यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर है, थोड़ा अज्यूम कीजिए, अगर ये कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना है 5 सेंटीमीटर। ये बताया गया है कि ए बी बराबर पी क्यू है, तो जितना ए बी है उतना ही पी क्यू है। तो ये जितनी बड़ी ये लाइन है उतनी ही बड़ी ये लाइन है, ठीक है। लेकिन पी क्यू बराबर एक्स वाई है और पी क्यू जितना बड़ा है उतनी ही एक्स वाई है। तो पी क्यू है 5 सेंटीमीटर बड़ी, तो एक्स वाई भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर ही बड़ी। तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। इसका मतलब है कि जो ए बी है वो एक्स वाई के बराबर होगा। तो बिल्कुल सही बात है, ये 5 की है तो ये भी 5 की है, तो ये दोनों तो बराबर है। लेकिन पहले बताया गया है कि ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है। अगर ए बी को हम 5 सेंटीमीटर माने तो पी क्यू भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। लेकिन अगले ही टर्म में हमसे ये कहा गया है कि जितना पी क्यू है उतना है क्या है, एक्स वाई है। तो अगर पी क्यू 5 है तो एक्स वाई भी कितना होगा, 5। लेकिन पी क्यू के बराबर ए बी भी है और पी क्यू के बराबर एक्स वाई भी है। तो इसका मतलब है कि पी क्यू और एक्स वाई और ए बी भी आपस में बराबर होंगे। इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे देखना होगा, पी क्यू के बराबर ए बी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी क्यू के बराबर क्या है, ए बी। और पी क्यू के बराबर एक्स वाई भी है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पी क्यू के बराबर एक्स वाई भी है। तो ये भी पी क्यू के बराबर है, ये भी पी क्यू के बराबर, इसलिए दोनों ये आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ए बी बराबर क्या होगा, एक्स वाई। और यही हमें प्रूव करना है, या यहाँ पे दिया गया है। तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो कथन है वो सत्य है। कथन सत्य है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कथन सत्य है। तो इस तरीके से प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक 1 समाप्त होता है। अब हम प्रश्नावली 5.2 करेंगे। थैंक यू।